तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। पर पहले मैं स्टॉक मार्केट से पहले कुछ और भी बेसिक्स बताना चाहूँगा। जब भी किसी भी तरह की कंपनी जब किसी भी तरह के काम में उतरती है, किसी भी तरह के बिजनेस में उतरती है, तो कंपनी के लिए सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है फंडिंग की, कि कंपनी फंड अरेंज कहाँ से करेगी। क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां ऐसी होती है जो कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में, मैन्युफैक्चरिंग के बिज़नेस में होती है, और उनकी कंप्लीट डीलिंग होती है क्रेडिट बेसिस पर, यानी कि उधारी का काम होता है। वो चाहे कच्चा माल खरीदें चाहे माल बेचें, उनको रिपेमेंट 1 साल के अंदर या कुछ लंबे समय के बाद ही करना होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब ज़्यादातर कंपनियां क्रेडिट पर काम करेंगी तो कंपनियों को पहले फंड की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसी कंडीशन में इन कंपनियों को अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए जिस फंड की रिक्वायरमेंट होती है, उस फंड को रेज करने का सबसे पहला सोर्स कंपनियों के पास में स्टॉक मार्केट से पहले आता है लोन्स एंड बोरोइंग्स का। कंपनियां सबसे पहले बैंक्स को अप्रोच करती हैं और बैंक्स से फंड रेज करने की कोशिश करती है। दो तरीके की बोरोइंग्स हो सकती हैं, या तो लॉन्गर टर्म बोरोइंग्स होंगी या शॉर्टर टर्म बोरोइंग्स होंगी। लॉन्गर टर्म बोरोइंग्स यानी कंपनी के द्वारा उठाया गया ऐसा लोन जिसको कंपनी को साल भर के अंदर अंदर में पे करना पड़ेगा, वो तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हुई। और जो ऐसे लोन्स उठाए गए जिनका रिपेमेंट कंपनी को साल भर के बाद में करना है, वो लॉन्गर टर्म बोरोइंग्स हुई। कंपनी चाहे किसी भी तरह की बोरोइंग्स के थ्रू फंड रेज करे अपने किसी भी काम के लिए, कंपनी को रिपेमेंट तो करना ही पड़ेगा, ब्याज प्लस मूल उसे पे करना पड़ेगा, चाहे साल के पहले चाहे साल के बाद में। ऐसी कंडीशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अब कंपनी को चाहे उस लोन के पैसे के बाद भी मुनाफा हो या नुकसान, कंपनी को अपना ब्याज भी भरना पड़ेगा प्लस मूल भी भरना पड़ेगा। तो ऐसे में कंपनियों की माली हालत और ज़्यादा गिर जाती है। ऐसे में कंपनियां थोड़ा दूर हटती है कि लोन्स के पैसे को ज़्यादा यूज़ ना किया जाए या एक लिमिट में यूज़ किया जाए, क्योंकि कंपनियों की फाइनेंशियल हेल्थ गिरती है और प्लस जो लैंडर्स हैं उनको भी चक्कर काटने पड़ते हैं और उनको भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो ऐसी कंडीशन में लोन्स एंड बोरोइंग्स को कंपनियां ज़्यादा चूज़ नहीं करती। ऐसे में बात आती है स्टॉक मार्केट की। कंपनी अपनी ओनरशिप, यानी जो वो अपने ऊपर में अपनी होल्डिंग रखती है, जो कंपनी अपने ऊपर अपना कितना प्रतिशत अधिकार रखती है, उस अधिकार में से कुछ हिस्सा डिनोमिनेशंस के फॉर्म में ब्रेक करके कंपनी उसे मार्केट में इशू कर देती है। हर एक डिनोमिनेशन की एक फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू मतलब एक ऐसी वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू है। जनरली ये 10 रुपये या फिर 100 रुपये फेस वैल्यू ईच के हिसाब से होता है। जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है तो जो सामने खरीदने वाले हैं, जो बायर्स हैं, उन्हें हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। जब शेयर होल्डर्स एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं जहां खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों हैं, उस प्लेटफॉर्म को शेयर मार्केट कहते हैं। चलिए इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक कंपनी है XYZ। इस कंपनी का काम कुछ भी कंस्ट्रक्शन या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, और इस कंपनी की मार्केट वैल्यू है 50 लाख रुपीज़, 50 लाख रुपए की इसकी नेट वैल्यू है। अब इस कंपनी को एक और फैक्ट्री प्लांट करने के लिए 50 लाख रुपए की और ज़रूरत है, जो ये कंपनी बैंक से लोन के रूप में तो नहीं उठाना चाहती। अब ये कंपनी जितना अमाउंट उठाना चाहती है शेयर मार्केट से, वो अपने कई शेयर्स को ब्रेक करके कई हिस्सों के अंदर में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। फॉर एग्जांपल, हर एक फेस वैल्यू 10 रुपये की, इस बेसिस पर कंपनी 5 लाख शेयर्स मार्केट में इशू करेगी। हमारा थर्ड क्वेश्चन जो रेज होता है वो ये रेज होता है कि स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है। स्टॉक एक्सचेंज को लेकर वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बट अगर हम शॉर्ट में समझें तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर बायर्स और सेलर्स दोनों कंबाइन होकर अपनी खरीदारी और बिकवाली को एक ही जगह पर एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हम आज से 100-150 साल पहले जाएं तो पहले के समय पर
ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ बाइंग एंड सेलिंग ऑफलाइन होती थी। उस वक्त पर ऐसे होता था कि जो बायर्स होते थे और जो सेलर्स होते थे, उन दोनों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हेडक्वार्टर में जाकर के ख़रीदारी और बिकवाली के सौदे लगाने पड़ते थे। यानी ख़रीदने वाला अपने भाव बताता था और बेचने वाला अपना भाव, और इस तरीके से दोनों बाइंग सेलिंग की ट्रांजैक्शंस को कंबाइन किया जाता था। इस चीज़ को आसान करने के लिए गवर्नमेंट ने हर एक सिटी के अंदर में स्टॉक एक्सचेंजेस बनाए। इंडिपेंडेंट स्टॉक एक्सचेंजेस का हर एक लोकल सिटी के अंदर में स्टॉक एक्सचेंजेस का बेनिफिट ये था कि वहाँ जो लोग लोकली रह रहे हैं वो अपने स्टॉक एक्सचेंजेस में आकर के फिज़िकली शेयर्स को खरीद और बेच सकें। बट जब ये कंप्लीट एक्टिविटीज़ डिजिटल हुई, ऑनलाइन हुई, तो ऐसे में इतने सारे स्टॉक एक्सचेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं थी। उस रिक्वायरमेंट को ख़त्म करके ये काम कम्प्लीटली ऑनलाइन किया गया। ऐसे में कंप्लीट एक एक्सचेंज तैयार किया गया जिसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या एनएसई कहते हैं, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे बीएसई कहते हैं। एनएसई और बीएसई एक ऐसे प्लेटफॉर्म बन गए जिसके अंदर में बायर्स और सेलर्स दोनों कंबाइन हो सकते हैं डिजिटली।